आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा हम किस तरीके से ले सकते हैं 2023 में। आपके भी क्वेश्चंस हैं और शेंगन एरिया में जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं वो ख़ास तौर से एक्साइटेड रहते हैं पोर्चुगल के लिए। वो क्यों, वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा एडवांटेज है कि पोर्चुगल इतनी हाई डिमांड में रहता है हमेशा। बट अभी जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है वीज़ा लेने का। देखिए, ध्यान रहे कि आप पोर्चुगल की बात कर रहे हैं। शेंगन में पोर्चुगल का मतलब हो गया कनाडा। जो कनाडा का वीज़ा है बिल्कुल वैसे ही रेपुटेशन एक पोर्चुगीज़ टाइप सी वीज़ा की होती है। इतना आसानी से नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये होता है, राइट। बट नेवरदलेस ये इम्पॉसिबल नहीं होता, लोगों को मिलता है, ट्रैवल भी करते हैं लोग, आते भी हैं। और पोर्चुगल है भी एक बहुत ही सुंदर देश और लार्ज अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहते हैं, जिससे वो टूरिज़्म के लिहाज से लोकल पॉपुलेशन में बहुत पॉपुलर भी होता जा रहा है। अब पोर्चुगल के लिए जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को समझते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता दूंगा। प्रोसेस हो गया नंबर 1 कि आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे लेनी है अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 2 आपको डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है, कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 3 आपको अपॉइंटमेंट पे विजिट करना है, वहाँ पे क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना। वीएफएस क्या होता है, यानी जहाँ पे ट्रैवल वीज़ा की बात आती है, आपको ट्रैवल वीज़ा चाहिए किसी भी देश का। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने वीएफएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि आप हमारे बिहाफ पे बायोमेट्रिक और जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन की वो डेटा कलेक्ट करके हमें भिजवाइए। अगर आप पहले जाएंगे, लाइक आज से 20 साल पहले अगर आप जाएंगे, तो पहले एम्बेसी डायरेक्ट डेटा लेती होती थी। एम्बेसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोग वहाँ पर जाते थे, डायरेक्ट अपना पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराते थे। ओके, तो बट वीएफएस के आने के बाद ये प्रोसेस बिल्कुल पलट गया। तो वीएफएस ने इसको काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ किया। तो अब क्या है कि आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी वीएफएस में आप जाएंगे और जो भी हम डिस्कस करने वाले डॉक्यूमेंटेशन वो लेकर जाएंगे और वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो वीएफएस की अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। अब वीएफएस का एक लिंक है जो पोर्चुगल के लिए बनाया गया है। अगर जो ट्रैवलर्स पोर्चुगल जाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लिंक पे जाके वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा इस वक्त। इस लिंक पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए लिखा होगा कौन सी लोकेशन पे चाहिए, इंडिया में कहाँ रहते हैं आप, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, या आप कोलकाता रहते हैं, या बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का काउंसलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते, इनसे दूर रहते हैं, तो जोन डिवाइडेड हैं। नॉर्थ जोन के लोग हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर जा सकते हैं। जो ईस्ट जोन के जो लोग हैं वो कोलकाता जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं। साउथ के जो हैं वो बेंगलोर, चेन्नई जा सकते हैं, मुंबई, अहमदाबाद जा सकते हैं। वो आपके जोन में कौन सा एरिया आता है वो है। तो वीएफएस में अपॉइंटमेंट आपने ले ली। अब वहाँ पे जाके जो डॉक्यूमेंटेशन अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपने जमा करा दिया। अपॉइंटमेंट में आपसे बायोमेट्रिक कलेक्शन लिया जाता है, यानी आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपका फेस का एक फ़ोटोग्राफ होगा जिसमें आपका रेटिना स्कैन भी किया जा सकता है। काफ़ी जगह नहीं भी होता है, एक सिंपल फ़ोटोग्राफ्स भी चलती हैं, बट बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट कलेक्शन मस्ट ही होंगे ही होंगे। अगर आपका पहले वीज़ा लगा हुआ था, रिसेंटली लगा है, मतलब 1 साल से पहले आपका वीज़ा शेंगन का लगा है जो अभी एक्सपायर हो गया है, तो आपको बायोमेट्रिक नहीं देने होंगे। कुछ केसेस में यही 3 साल तक भी वैलिड है, 4 साल तक भी वैलिड है। डिपेंड करता है पास्ट में आपका कौन सी कैटेगरी का वीज़ा लगा हुआ था या किस कंट्री का लगा हुआ था। तो एक क्रॉस चेक ज़रूर करें। तो ऐसे केस में हो सकता है आपको बायोमेट्रिक ना देनी पड़े। बट अगर आपने पीछे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया आपका, तो चाहे बायोमेट्रिक भी दी हो, चाहे वो 1 हफ्ते पहले ही हुआ हो, चाहे 1 महीने पहले हुआ हो, आपका बायोमेट्रिक फिर से होगा ही होगा, राइट। अब जो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, चलिए ठीक है, आप अपॉइंटमेंट में गए, बायोमेट्रिक दिया, वहाँ पे आपकी वीज़ा फ़ाइल सबमिट होती है जो आपके केस को प्रेजेंट करती है। यानी एक ऐसी फ़ाइल जिसको आप एम्बेसी, पोर्चुगीज़ एम्बेसी को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ये फ़ाइल देखिए, मैं एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ और आपके देश में एज अ टूरिस्ट जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंटेशन और सारा प्रोफाइल देख के मुझे वीज़ा दीजिए। तो ये फ़ाइल आपकी प्रोफाइल और आपके केस को रिप्रेजेंट करती है। इस फाइल में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी क्या आप इस ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं उसके प्रूफ, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, उस अकाउंट स्टेटमेंट में आपके कहाँ से पैसे आ रहे हैं उसके प्रूफ। थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में आपको, लेकिन एम्बेसीज ये चेक करती हैं, क्योंकि जो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं,
अक्सर उनके फाइनेंशियल प्रोफाइल इतने अच्छे नहीं होते। डिफ़ॉल्ट कौन करते हैं? जो वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। जॉब कौन करना चाहते हैं? जो यहाँ पे नहीं कर पा रहे, यहाँ की जॉब से जो सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। यानी यहाँ पे अच्छा अगर कोई नहीं कमा पा रहा है, जिसको लगता है कि यहाँ पे मैं ठीक नहीं कर रहा या यहाँ पर जितना कर रहा हूँ उससे बेटर कर सकता हूँ, तो वो पोर्चुगल या यूरोप माइग्रेट करने का प्लान करते हैं। तो ऐसे केस में उनकी अकाउंट स्टेटमेंट से उनकी सैलरी और उसके इनकम का अंदाज़ा लगाने के लिए ही काउंसलर जो होते हैं अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं। तो अकाउंट स्टेटमेंट ऐसे तो कोई भी छेड़छाड़ कर देगा, पीडीएफ को बना के फोटोशॉप कर देगा, एडिट कर देगा, इतना आसान नहीं है। जब भी आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाते हैं, सबसे पहले तो वो लेटेस्ट होनी चाहिए। दूसरा, वो डायरेक्ट बैंक से निकली हुई होनी चाहिए। आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से सिंपली प्रिंट का कमांड देके नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो फिर आपको बैंक में जाना होगा, बैंक से ये अटेस्ट करवानी होगी। आपका बैंक इसको देखेगा और उससे अटेस्ट करेगा। जो भी ऑफिसर इसे अटेस्ट कर रहा है या मैनेजर अटेस्ट कर रहा है, वो अपने सिग्नेचर इस पर करके इसको वैलिडेट कर देगा। ये होगी अकाउंट स्टेटमेंट। अब ये जो अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये पैसा वाइट में है या लेजिट है, नहीं है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपके टैक्स रिटर्न्स। तो यानी अब आपकी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भी साथ में अटैच होगी, जो जस्टिफाई करेगी कि जो आप पैसे कमा रहे हैं वो वाइट में है। बट ये भी बड़ा ऑड है, हमारे इंडिया में सिस्टम असेसमेंट ईयर का होता है। यानी जो अगर मैं इस साल की असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, वो मेरी लास्ट ईयर की इनकम पे बेस्ड होता है। इसीलिए काउंसलर जो होते हैं 6 महीने तक की अकाउंट स्टेटमेंट मांग लेते हैं, ताकि उनको मोटा मोटा अंदाज़ा तो हो ही जाए, और कुछ नहीं तो एक्यूरेट। वो इनकम टैक्स ऑफिसर तो है नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगे, उनको अंदाज़ा चाहिए, दैट इज़ इनफ। उसके साथ साथ आप जहाँ पर भी, अब ठीक है आपने पैसे कमाए, आपने टैक्स फिल कराया, लेकिन ये पैसे कैसे कमाए? जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके प्रूफ लगाने होंगे। मैंने हर बार बताया, सबसे अच्छे एविडेंटरी जो प्रूफ होते हैं वो होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, जो आपको सरकार देती है। जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, आप उसे लगाएं, वो एक लेजिट प्रूफ होता है। या आपका कोई ट्रेड लाइसेंस है, उसको साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, बिजनेस है आपका, तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगाइए, वो भी अपने बैंक से टेस्ट करानी होगी आपको। साथ में आप अपनी फैमिली की डिटेल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ जा रही है तो उनकी डिटेल लगानी आपके लिए मस्ट है। अगर वो नहीं जा रही हैं तो भी उनके बारे में ब्यौरा आपको देना चाहिए कि भाई मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ की आईडी ये है, या मेरे बच्चे हैं इनकी आईडी ये है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, देखिए ध्यान रहे, प्रॉपर्टी के पेपर्स हर एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती। काफ़ी सारे एम्बेसीज जो होती हैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह को लेजिट प्रूफ नहीं मानती हैं और ये रिटर्न कर देती हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे रिटर्न कर दिया जाए, बट नेवरदलेस ये असेट्स फिर भी अगर आप साथ कैरी करते हैं और ये एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यानी आपके यहाँ पे एसेट्स हैं। तो आप जो पैसा कमा रहे हैं वो जस्ट फ्रेशली कमाना नहीं शुरू करा, आपके पास तो प्रॉपर्टीज़ भी है, तो उससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल जो होती है थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। जो फाइनेंस के डॉक्यूमेंट लगने के बाद, हाँ ठीक है, हो सकता है कि आप जॉब ना, बिजनेस कुछ ना कर रहे हो, आपका रेंटल इनकम आ रहा हो, तो उस केस में जो रेंट एग्रीमेंट है उसको साथ में अटैच करें। आप कोई फार्मिंग करते हैं तो जमाबंदी, खतौनी या जे फॉर्म, जो भी आपके पास प्रूफ हैं वो साथ में अटैच करें। ओके, फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स को साथ में अटैच करें। जो आपकी बाहर से रेमिटेंस हुई है, वायर हुई है, उसके प्रूफ आप अटैच करें। यानी जो भी इनकम सोर्स है आपका, कोई भी प्रोफेशन हो, वो यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल मतलब आप पोर्चुगल में जाके करेंगे क्या, तो डे वाइज आपका प्लान होना चाहिए कि मैं डे वाइज मेरा ये प्लान है। ऐसा भी नहीं कि बहुत आपने जो 5 दिन की आइटनरी के 10 पेज लगा दिए, वो भी समझदारी नहीं है। तो आप अपना, और ऐसा भी नहीं कि डे 1 लिख दिया कि भाई मैं लिस्बन जा रहा हूँ, डे 2 मैं पोर्तो जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। थोड़ा बहुत ब्यौरा आप दीजिए कि आप वहाँ पे एक्टिविटी क्या करने वाले हैं। साथ में अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स एक पीएनआर रिजर्वेशन कॉपी के रूप में दीजिए कि भाई मैं अपनी फ़्लाइट ये वाली लेने वाला हूँ, अगर आप मुझे वीज़ा दे देंगे तो मैं इसे बुक करा दूंगा। पोर्चुगल एम्बेसी एज ऑफ नाउ कोई कंफर्म फ़्लाइट की डिमांड नहीं करती है, हो सकता है फ्यूचर में करे, हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देखें तब तक चेंज हो जाए, तो इसलिए क्रॉस वेरीफाई करके ही अपनी फाइल प्रिपेयर करें उस टाइम। तो अभी तो नहीं है, तो अभी आप रिजर्व कॉपी लगा सकते हैं। रिजर्व कॉपी कैसे लगाते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो भी एयरलाइन आप कराना चाहते हैं, सिंपली उस एयरलाइन में कस्टमर केयर में फ़ोन करें और आप उनको बोलें कि आप मुझे एक पीएनआर कॉपी इस डेट से इस डेट पर इस फ्लाइट का मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए। वो आपको मेल कर देंगे। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अगर आप किसी कंसल्टेंट एजेंसी के थ्रू या किसी फर्म के थ्रू अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो यही काम वो आपके लिए करेंगे, राइट। फिर आ जाता है होटल रिजर्वेशन। अब होटल रिजर्वेशन की अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स में कोई एडवांस पे नहीं करना पड़ता, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो यहाँ आपके पैसे नहीं लगते और एक कंफर्म रिजर्वेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है। काफ़ी सारे शेंगन स्टेट्स में इंश्योरेंस मैंडेटरी है और पोर्चुगल में भी मैंडेटरी है।
उसको आपको साथ में अटैच करना होगा। दैट्स इट, ये होगी आपकी कंप्लीट प्रोफाइल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 तो हो गया अपॉइंटमेंट ली, स्टेप नंबर 2 हो गया अपनी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फाइल प्रिपेयर करी, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा अपॉइंटमेंट को आप जाके अटेंड कर रहे हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट अटेंड करने के इंस्ट्रक्शंस हम शुरू में क्लियर कर चुके हैं। अब जब आप अटेंड कर देते हैं तो यही फाइल जो है ये जाके सबमिट हो जाती है और वहाँ पे जो भी उनकी फ़ीस होती है एम्बेसी की 80 यूरो के हिसाब से इंडियन करेंसी में जो भी चल रही होगी वो आपसे ली जाएगी। VFS भी अपने छोटा मोटा चार्जेस में लेगा और जिनकी भी आप हेल्प ले रहे हैं, आपकी जो भी कंपनी आपको डील कर रही है अपनी सर्विस कॉस्ट तो नेचुरली आपसे लेंगे। तो ये था सारा कंप्लीट प्रोफाइलिंग सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम। अगर आप सारा फाइलिंग समझना चाह रहे थे तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी, इस इंस्ट्रक्शन से समझ में आ गई होगी और ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। याद रहे, अगर आप पोर्चुगल का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट और ट्रैवल डेट्स के बीच में 1 महीने के आसपास का गैप हो। फॉर एग्जाम्पल आप 10 जून को जा रहे हैं तो कोशिश करें 10 मई के आसपास की आपकी अपॉइंटमेंट हो। ऐसा ना हो आप 10 जून को जा रहे हैं और 1 जून की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे वीज़ा के चांसेस आपके मेंटेन नहीं हो पाते। इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप या तो आपके पास बहुत ही सॉलिड एविडेंस हो कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में कौन सी ऐसी इमरजेंसी है कि एकदम से आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ा। अदरवाइज एक रूटीन वाला एक रेगुलर वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम में गैप दें। दूसरा 6 महीने की जो आपकी वैलिडिटी हो पासपोर्ट की फ्रॉम द टाइम टू ट्रैवल, ये नहीं फ्रॉम द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं, फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। यानी अगर जैसे 10 जून से जा रहे थे तो 10 जून के बाद से 6 महीने तक की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की बची हुई हो। और अगर आप बहुत ट्रैवल करते रहते हैं तो एक चीज़ और आपको श्योर करनी होगी कि आपके पासपोर्ट के 2 ब्लैंक पेजेस भी बचे हुए हों। दैट्स इट, पासपोर्ट डैमेज ना हो। कई बार ऐसा होता है लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं होता, उनके पासपोर्ट फटे हुए होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और VFS में जब वो सबमिट कराने जाते हैं तब VFS ऑफिसर वो रिटर्न कर देते हैं कि डैमेज पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा। उस केस में ना ही VFS की फ़ीस रिटर्न हो पाती है ना ही एम्बेसी की फ़ीस रिटर्न हो पाती है। हाँ, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल जरूर कर लेते हैं, फिर तत्काल में आपको अपना पासपोर्ट बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ों का पहले ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीज़ा आपके क्या चांसेस हैं, कितने अच्छे से लग सकता है, कोई कमी पेशी अगर आप अपनी प्रोफाइल में समझना चाहते हैं तो इस चैनल के थ्रू ढेरों ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको गाइड करेंगी, जिनको देख के आप आसानी से किसी भी देश का वीज़ा घर बैठे खुद लगा सकते हैं। अगर आप इसमें हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो दिए हुई डिटेल्स पे आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मिलेंगे। बाय बाय।